श्रुति श्रीवास्तव बुलेटिन की शुरुआत करते बताते चले कि आज से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो चुका है और यह सत्र 22 दिसंबर तक चलेगा। इस सत्र में कुल 19 विधेयक सदन में पेश होंगे और सत्र शुरू होने से पहले पीएम मोदी का संबोधन भी हुआ। इस दौरान उन्होंने कहा कि संसद में जनहित में काम होना चाहिए। देश ने नकारात्मकता को नकारा है। उत्तम जनादेश के बाद नई संसद में मुलाकात हो रही है। गुड गवर्नेंस से सरकार विरोधी लहर खत्म और चारों राज्यों में उत्साहवर्धक नतीजे आए हैं। ये नतीजे देश के भविष्य को समर्पित हैं। और बहुत धीमी गति से ठंड आ रही है, लेकिन राजनीतिक गर्मी बड़ी तेजी से बढ़ रही है। कल ही 4 राज्यों के चुनाव नतीजे आए हैं। बहुत ही उत्साहवर्धक परिणाम है। ये उनके लिए उत्साहवर्धक है जो देश के सामान्य मानवी के कल्याण के लिए कमिटेड है, जो देश के उज्जवल भविष्य के लिए समर्पित है, विशेषकर सभी समाजों की, सभी समूहों की, शहर और गांव की महिलाएं, सभी समाज के, सभी समूह के, गांव और शहर के युवा, हर समुदाय के, समाज के किसान और मेरे देश के गरीब, ये 4 ऐसी महत्वपूर्ण जातियां हैं जिनका एम्पावरमेंट, उनके भविष्य को सुनिश्चित करने वाली ठोस योजनाएं और लास्ट माइल डिलीवरी, इन उसूलों को लेकर के जो चलते हैं उन्हें भरपूर समर्थन मिलता है। और जब गुड गवर्नेंस होता है, पूर्णतया जनहित के लिए समर्पण होता है, तो एंटी इनकम्बेंसी ये शब्द इरेलेवेंट हो जाता है। और हम लगातार ये देख रहे हैं, कोई इसको प्रो इनकम्बेंसी कहे, कोई इसे गुड गवर्नेंस कहे, कोई इसे ट्रांसपेरेंसी कहे, कोई उसे राष्ट्रहित की, जनहित की ठोस योजनाएं कहें, लेकिन ये लगातार अनुभव आ रहा है। और वहीं मिजोरम विधानसभा चुनाव के लिए वोटों की गिनती चल रही है, लेकिन शुरुआती रुझान में देखा गया कि जोरम पीपल्स मूवमेंट यानी कि ZPM लीड ले चुकी है, क्योंकि MNF की बात करें जो कि सत्तारूढ़ पार्टी है, उसके उप मुख्यमंत्री को शिकस्त मिली है। बता दें कि मिजोरम की 40 विधानसभा सीटों पर मिजो नेशनल फ्रंट यानी कि MNF, जिसकी सत्तारूढ़ पार्टी है, जो इस समय रूलिंग पार्टी है MNF, वो जोरम पीपल्स मूवमेंट यानी कि ZPM से पीछे निकल आ रही है। और कांग्रेस और भाजपा के बीच कड़ा मुकाबला नजर आ रहा है, यानी कि त्रिकोणीय मुकाबला नजर आ रहा है। जोरम पीपल्स मूवमेंट फिलहाल बहुमत के आंकड़े को पार करते हुए नजर आ रही है। जैसा मैंने बताया, उप मुख्यमंत्री जो कि MNF के हैं तुलाई लामा, वो फिलहाल पीछे चल रहे हैं, उनको शिकस्त मिली है। जो कि ZPM के यानी कि जोरम पीपल्स मूवमेंट के जो विपक्षी दल है उनको जीत मिली है। और वहीं चक्रवात माईचोंग की बात करें, जिसने तमिलनाडु तट के करीब पहुंचने से चेन्नई के कई हिस्सों में भारी बारिश हुई और कई पेड़ भी उखड़ गए हैं। कांचीपुरम में भी तेज बारिश हुई है। बारिश की वजह से सड़कों पर जल भरा हुआ है। तमिलनाडु में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी कि NDRF
कि टीमों ने शहर में भारी बारिश के बाद गंभीर जल भराव के कारण पीरकर कनई और पेरुंग थुल के पास से तांबर क्षेत्र के लगभग 15 लोगों को बचाया है। चक्रवाती तूफान माइचोंग में बदल गया है और 5 दिसंबर तक इसके नेल्लोर और मछलीपट्टनम के बीच दक्षिण आंध्र प्रदेश के तट से टकराने की आशंका जताई जा रही है। इस दौरान 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने का अनुमान भी बताया जा रहा है। वहीं चेन्नई से सेंट्रल से 6 ट्रेनें निलंबित कर दी गई हैं। 26 अक्टूबर 2023 को 82 वर्ष की आयु में पंचमहल गुजरात में हुआ। श्री DB चंद्रगौड़ा कर्नाटक के तत्कालीन चिकमंगलूर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 5वीं और 6वीं लोकसभा तथा बेंगलोर उत्तर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 15वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री चंद्रगौड़ा राज्यसभा के सदस्य भी रहे। श्री चंद्रगौड़ा ने विभिन्न संसदीय समितियों के सदस्य के रूप में काम किया। श्री चंद्रगौड़ा ने कर्नाटक विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया। वे 3 कार्यकाल के लिए कर्नाटक विधानसभा के सदस्य तथा वे कर्नाटक विधान परिषद के सदस्य भी रहे। श्री चंद्रगौड़ा ने कर्नाटक सरकार में अनेक मंत्रालयों का कार्यभार संभाला तथा उन्होंने कर्नाटक विधानसभा और कर्नाटक विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष के रूप में भी कार्य किया। श्री DB चंद्रगौड़ा का निधन 7 नवंबर 2023 को 87 वर्ष की आयु में चिकमंगलूर कर्नाटक में हुआ। श्री वसुदेव आचार्य पश्चिम बंगाल के बांकुरा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, 13वीं, 14वीं एवं 15वीं लोकसभा के सदस्य रहे। अपने दीर्घ संसदीय अनुभव के साथ श्री आचार्य ने सरकारी उपकरण संबंधी समिति, सरकारी आश्वासन संबंधी समिति, रेल संबंधी समिति, याचिका तथा कृषि संबंधी समिति के सभापति के रूप में कार्य किया तथा वे विभिन्न संसदीय समितियों के सदस्य भी रहे। श्री आचार्य 11वीं, 12वीं, 13वीं एवं 15वीं लोकसभा के दौरान लोकसभा की सभापति तालिका के सदस्य भी रहे। श्री वसुदेव आचार्य का निधन 13 नवंबर 2023 को 81 वर्ष की आयु में हैदराबाद, तेलंगाना में हुआ। मैं अपने 6 पूर्व साथियों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं। ये सभा शोक संतप्त परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करती है। अब ये सभा दिवंगत आत्माओं के सम्मान में मौन रहेगी। प्रश्नकाल सर, ये प्ले कार्ड पहन के सर, ये जो श्री डैनिश अली जी आया है प्ले कार्ड के साथ, एक गलत है सर। प्लीज एक प्ले कार्ड तुरंत निकाल ले, हटा दे, नहीं तो उनका एक मिनट मान्य माननीय सदस्यगण, मैं सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं कि संसद के भवन के अंदर प्ले कार्ड लेकर आना हमारे नियमों के खिलाफ है। मैं फिर नियमों के तहत जो संसद में नियम बनाए उनके तहत आपको आग्रह करना चाहता हूं कि आप सदन से बाहर चले जाएं। मैं फिर आपसे बोल रहा हूं, सदन से बाहर चले जाएं और सदन से ये अपेक्षा करता हूं, मैं सदन से अपेक्षा करता हूं कि हम नए सत्र में शुरुआत कर रहे हैं, नए अनुभव से शुरुआत करें। मैं आपसे कह रहा हूं, आप सदन से बाहर चले जाएं। मैं आग्रहपूर्वक कह रहा हूं आपको,
और सभी सदस्यों से भी आग्रह करना चाहता हूं, मां इधर से भी और उधर से भी, कि प्लीज नो, सदन में प्ले कार्ड नहीं चलेगा। आप अगर सदन चलाना नहीं चाहते तो सदन नहीं चलेगा, लेकिन यह तय है कि इस नए भवन के अंदर प्ले कार्ड नहीं चलेगा। सदन की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो आपको बता दें कि शीतकालीन सत्र शुरू ही हो रहा था कि उसके पहले प्ले कार्ड लेकर कुछ सांसद लोग पहुंच गए और उसके बाद 12 बजे तक संसद की कार्यवाही स्थगित हो गई। पहले दिन के ये हालात है। अब बढ़ते हैं अगले खबर की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी पर जनता ने भरोसा दिखा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कहा है कि विधानसभा चुनाव के नतीजे 2024 में हैट्रिक की गारंटी है। मतलब एजेंडा सेट हो गया है, मुद्दे तय हो गए हैं, आम चुनाव का काउंटडाउन भी शुरू हो गया है। बिखरे विपक्ष के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी है, जिसका फिलहाल तो कोई काट नहीं दिख रहा है। मतलब 2024 में बीजेपी रिटर्न्स भी की अभी से गारंटी दिख रही है। ये रिपोर्ट देखिए। सुधर जाइए, सुधर जाइए, वरना जनता आपको चुन चुन करके साफ कर देगी। सेमीफाइनल में जीत, फाइनल की भी गारंटी, ये तो बस ट्रेलर है, अभी पूरी पिक्चर है बाकी। भारत के सियासी इतिहास की यह अनोखी घटना है, बिल्कुल नायाब, ऐसा कभी नहीं हुआ। इसे लेकर बहुत कम लोगों ने सोचा होगा। चुनाव जानकार चकित हैं, विपक्ष में खलबली है। कांग्रेस के पास भविष्य की सोच ही नहीं बची है। कांग्रेस जंग लगा हुआ वो लोहा है जो बारिश में रखे रखे खत्म हो जाता है। बड़े बड़े सियासी सूरमा पूर्वानुमान लगाने में फेल हो गए। विश्लेषण हो रहा है, देश के हर शहर में यही चर्चा है। मोदी नाम का डंका बज रहा है। 4 विधानसभा चुनाव के नतीजों में बीजेपी की बम्पर जीत से कांग्रेस के दफ्तरों में सन्नाटा पस रहा है। ऐसा कैसे हुआ? जवाब बस एक नाम है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मतलब देश को भरोसा, मतलब जीत की गारंटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, चुनावी राज्यों की जनता ने मान लिया। पीएम मोदी ने बीजेपी को वोट देने को कहा, जनता ने झोली भर दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विपक्ष के बहकावे में ना आए, जनता ने स्वीकार कर लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विकास हुआ है, विकास होगा। डबल इंजन की सरकार ने काम किया है, काम करेगी। लोगों ने मान लिया, क्योंकि ये गारंटी किसी पलटी मार सियासतदान की नहीं, किसी जातिवादी सियासतदान या परिवारवाद के अलंबरदार सियासतदान की नहीं, बल्कि ये गारंटी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। देश की हर बहन बेटी को यही कहूंगा कि आपसे जो वायदा बीजेपी ने किए हैं वो 100% पूरे किए जाएंगे। और ये मोदी की गारंटी है। और मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। क्यों है देश को भरोसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर? चुनावी राज्यों में वो कौन से मुद्दे थे जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को जोड़ा, डायरेक्ट कनेक्ट किया? पीएम मोदी के उन मुद्दों को देखिए जिन पर अब ब्रांड मोदी छप चुका है। और इस ब्रांड की खासियत है भरोसा, विकास, महिला सम्मान, भ्रष्टाचार का खत्म नामो निशान, सड़कों का जाल, हर घर जल का बड़ा नाम। जो किया है करेंगे और फुल ऑन जनता का साथ। हमारी नारी शक्ति, हमारी युवा शक्ति,
हमारे किसान और हमारे गरीब परिवार, इन 4 जातियों को सशक्त करने से ही देश सशक्त होने वाला है। केंद्र में 9.5 साल पुरानी सरकार और एंटी इनकम्बेंसी का कहीं आता पता नहीं। उल्टे जो वोट झोला भर भर कर मिला, वो अब की बार जनता ने जैसे बोरे में भर भर कर दे दिया। माला माल हो गई है बीजेपी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनता ने सुनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गारंटी कार्ड पर भरोसा किया। ये जन सैलाब, ये उमंग, ये उत्साह, ये कार्यकर्ता का महाकुंभ, महासंकल्प बहुत कुछ कहता है। जीत के जलवे के बीच बड़ी लड़ाई बाकी है। जीत का सेहरा यहां भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिर है, वहां भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिर सजता दिख रहा है, क्योंकि ये राज्यों के विधानसभा के नए आंकड़े देखने वाले नहीं पूछेंगे। वो नहीं पूछेंगे कि अलग अलग राज्यों की जीत में पूरा विपक्ष, चाहे बीआरएस हो या कांग्रेस, सिर्फ पीएम मोदी से लड़ती दिखी। पीएम मोदी से ही पूरा मुकाबला चला। इसलिए बीजेपी की जीत की जश्न के पीछे उस मोदी फैक्टर की तह में तलाश करेंगे, जिसने 2024 लोकसभा चुनाव का एजेंडा सेट कर दिया है, जीत की राह तय करती है। सियासत के सारे ककहरे फेल हो जाते हैं। जाति, परिवारवाद, क्षेत्रवाद के सारे समीकरण उलट पुलट जाते हैं। जानकारों के सारे सूत्र नाकाम साबित होते हैं, एक बार नहीं बार बार, क्योंकि चुनावी राजनीति की जितनी भी चलताऊ डिग्रियां हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगे धड़ाम हो जाती हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के कमलनाथ के मुकाबले मोदी का नाम लिया गया। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के भूपेश बघेल के मुकाबले बीजेपी ने पीएम मोदी को आगे रखा। राजस्थान में कांग्रेस के अशोक गहलोत के मुकाबले भी बीजेपी का सहारा पीएम मोदी ही रहे। बीजेपी ने राज्य के किसी एक नेता के नाम दांव नहीं खेला, पूरा चुनाव ब्रांड मोदी के नाम पर लड़ा गया। यहां यह भी देखना बहुत जरूरी है कि विपक्षी एकता वाली पार्टियां जो लोकसभा चुनाव 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से डायरेक्ट मुकाबला करने का ताल ठोक रही हैं, इस चुनाव में क्या करती रही। मध्य प्रदेश चुनाव में बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस के साथ साथ आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी और जेडीयू भी लड़ी, लेकिन अखिलेश यादव और कमलनाथ के बीच जो हुआ वो निराश करने वाला रहा। यह सिर्फ एक उदाहरण है। ऐसी विपक्षी एकता लेकर चल रही पार्टियों की आम चुनाव में परफॉर्मेंस क्या होगी, इसका अंदाजा अभी से जानकार लगाने लगे हैं। लेकिन इसकी डिटेल आगे। अभी उन मुद्दों की चर्चा जिसे बीजेपी ने उठाया, विपक्ष ने उठाया और जनता ने उसका जनादेश से जवाब दे दिया। एक बात ध्यान रखनी है कि जब चुनाव का केंद्रीय चरित्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, तो मुद्दे भी बड़े और वजनी होंगे। बीजेपी के लिए राज्य विधानसभा चुनाव उन मुद्दों के ट्रायल का भी रहा जिसे लेकर वो लोकसभा चुनाव 2024 में जनता के बीच जाने वाली दिख रही है। इन मुद्दों की समझ और मुद्दों की दलील का इस चुनाव में विपक्ष के पास कोई तोड़ नहीं दिखा। बीजेपी अपने परंपरागत हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के मुद्दे पर ही कायम रही। इस बार राज्यों के हिसाब से मुद्दे बदलते रहे। राजस्थान में कन्हैयालाल हत्याकांड, तेलंगाना में उर्दू को दूसरी भाषा बनाए जाने को लेकर, छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार का मुद्दा, मध्य प्रदेश में महिला लाडली बहना योजना। इन चुनावों में महिलाओं ने, बहनों बेटियों ने एक प्रकार से भाजपा के विजय की पूरी जिम्मेवारी अपने हाथ में उठा ली थी और भरपूर आशीर्वाद दिया है। इन सारे मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता से जो कहा उसका असर देख सकते हैं आप राज्य विधानसभा चुनाव के नतीजों में और आगे आने वाले लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों में। कांग्रेस ने जातीय जनगणना और पिछड़ा कार्ड खेला तो बीजेपी ने उसका जवाब महिला आरक्षण कानून से दिया। अलग अलग राज्यों में कांग्रेस की तरफ से बीजेपी के खिलाफ स्थानीय मुद्दे भी उछाले गए। सीधी में हुए पेशाब कांड का मुद्दा कई बार उठाया गया। कांग्रेस नेताओं ने बेरोजगारी और महंगाई के साथ साथ बिजली, सड़क और पानी जैसी बुनियादी मुद्दों को लेकर बीजेपी को टारगेट करने की पूरी कोशिश की।
लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेर पाने में विपक्ष समर्थ नहीं हुआ। जाहिर तौर पर बीजेपी फ्रंट फुट पर खेल रही है। चुनाव नतीजों के बहुत पहले से बीजेपी आम चुनावों के लिए कमर कसकर मैदान में कूद चुकी है। विपक्ष का मेल, सीटों का तालमेल, विपक्षी नेताओं का आपसी खेल और इन सबके बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फेल करने की कोशिश। कुछ महीनों में पिक्चर क्लियर होगी कि इन सबका असल वाला अंजाम क्या होता है। 3 राज्यों ने बीजेपी को वोट से मालामाल कर दिया और अब की बार तो चुनाव के अलावा देश की परिस्थितियां भी मोदी सरकार के समर्थन में खड़ी दिख रही हैं। नजर डालिए। दूसरी तिमाही में शानदार जीडीपी ग्रोथ रेट, शेयर बाजार ने रचा इतिहास, औद्योगिक उत्पादन ने पकड़ी रफ्तार, नवंबर में शानदार जीएसटी कलेक्शन। चुनाव मुद्दों पर सवार होकर सफर करते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्षी मुद्दों का हल बहुत बढ़िया तलाशते हैं। विपक्ष जहां वादे करता है, पीएम मोदी वादों को पूरा करने की गारंटी देते हैं। और वहीं राजस्थान के सिंहासन का संग्राम काफी दिलचस्प रहा है और जो रिवाज प्रदेश में बना था वो आगे फिर बढ़ा है। 5-5 साल की पार्टी की सरकार एक बार फिर रिवाज में कायम दिखी और फिर बीजेपी ने बढ़त बनाते हुए राजस्थान पर कब्जा कर लिया। देखिए ये खास रिपोर्ट। कल मैंने ये डंके की चोट पर कहा, राजस्थान में इस बार तो नहीं, कभी भी, ये शब्द मेरे याद रखना। देव उठी एकादशी को बोल रहा हूं, देवगढ़ में बोल रहा हूं, इस बार तो छोड़ दीजिए। अब राजस्थान में कभी भी गहलोत सरकार की वापसी नहीं होगी। ये रिवाज है और यही चल रहा है, क्योंकि ये राजस्थान है और यहाँ जो रिवाज बन जाता है वो साल दर साल चलता रहता है। और यही हुआ राजस्थान के सिंहासन पर एक बार फिर इतिहास के रिवाज को दोहराते हुए बीजेपी ने सत्ता हासिल कर ली। कांग्रेस सरकार की योजनाओं और गारंटियों ने कोई कमाल नहीं दिखाया और बीजेपी ने जो कांग्रेस के खिलाफ माहौल तैयार किया वो काम कर गया और बीजेपी ने राजस्थान में इसी के साथ अपना परचम लहराया। ये रिवाज था या कांग्रेस के खिलाफ लोगों में गुस्सा, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि ये पिछले 30 सालों से चला आ रहा है। महिलाओं के साथ जो राजस्थान के अंदर हुआ, युवाओं के साथ में जो राजस्थान के अंदर हुआ और किसानों के साथ में जो राजस्थान के अंदर हुआ, उसने कांग्रेस के इन तमाम दावों पर पानी फेर दिया। महिलाओं के बलात्कार के बढ़ते हुए मामले, पेपर लीक कांड ने और साथ में किसानों की आत्महत्या के शायद जो अग्नि निकली, उसकी अग्नि की तेज में कांग्रेस राजस्थान से स्वाह। यहाँ आपको एक और बात पहले समझनी होगी जो सबसे ज्यादा अहम है, और वो है वोटिंग का प्रतिशत। क्योंकि इतिहास गवाह है, जब जब वोटिंग का प्रतिशत बढ़ा है तब तब सत्ताधारी दल को अपनी गद्दी से हाथ धोना पड़ा है। 1998 से लेकर 2018 तक ऐसा ही देखने को मिला है और 2023 में इसे दोहराते हुए इसको भी कायम कर दिया है। वोटिंग प्रतिशत को समझिए, आखिर वोटिंग प्रतिशत क्या कहता है। 2013 में हुए चुनाव में 75.04% वोटिंग हुई, तो 2018 के चुनाव में 74.06% मतदान हुआ। 2008 के मुकाबले 9% ज्यादा वोटिंग थी, जो 2013 के मुकाबले 1% कम था। बीजेपी को 163 तो कांग्रेस को 21 सीटें मिली थी। कांग्रेस को 99 तो बीजेपी को 73 सीटें मिली थी। बीजेपी ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। 1% कम वोटिंग का कांग्रेस को फायदा मिला। इस बार भी वोटिंग का प्रतिशत बढ़ा और कांग्रेस को गद्दी छोड़नी पड़ी। दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज है कि करप्शन के परसेप्शन को बहुत अच्छे ढंग से इन्होंने जनमानस में बैठाया। और जो सबसे अहम बात है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का वो बयान कि मैं कुर्सी छोड़ना चाहता हूं लेकिन कुर्सी मुझे नहीं छोड़ती, वो बयान कहीं न कहीं सचिन पायलट के जो अनुयायी हैं उनको नागवार गुजरा। और आप देखते हैं कि घाट की गुणी के नीचे जो पूर्वी राजस्थान है, जहां पिछली बार कांग्रेस का झंडा बुलंद हुआ था, वहां कांग्रेस फंसती हुई नजर आई और वहीं से
पटकथा लिख दी गई। मेवाड़ जो संघ की प्रयोगशाला है, संघ के लिए उपजाऊ भूमि है, वहां कमल खिलना तय था, वहां बड़ी प्रमुखता के साथ कमल खिला और ये पूर्वी राजस्थान और मेवाड़ दोनों ने मिलकर जीत की पटकथा लिख दी। मैं मुख्यमंत्री पद छोड़ना चाहता हूं, पर ये पद मुझे नहीं छोड़ रहा है। अब तो समझ जाओ कितनी हिंदुस्तान में कितने मुख्यमंत्री हिम्मत है जो ये कहे कि मैं पद छोड़ना चाहता हूं, पद मुझे नहीं छोड़ रहा। बता दीजिए। लेकिन इसके पीछे कुछ तर्क और भी हैं जो प्रदेश की जनता के बीच कांग्रेस के शासन के दौरान उठे सवाल हैं। और इसमें सबसे बड़ा सवाल है पेपर लीक, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़, महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अत्याचार, लाल डायरी में भ्रष्टाचार का हिसाब, सचिन पायलट वर्सेस अशोक गहलोत और कन्हैया लाल हत्याकांड। इन सब ने जहां कांग्रेस की सबसे बड़ी खामियों को उजागर किया, तो वहीं बीजेपी का मिशन राजस्थान भी सबसे बड़ा फैक्टर साबित हुआ, क्योंकि बीजेपी ने अपने मिशन राजस्थान में सभी दिग्गजों को मैदान में उतार दिया था। यहां तक कि पीएम मोदी ने खुद चुनावी मैदान में ताबड़तोड़ रैलियां, जनसभाएं और रोड शो कर बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाया था और भविष्यवाणी भी की थी कि कांग्रेस नहीं आने वाली है। राजस्थान में इस बार तो नहीं, कभी भी, ये शब्द मेरे याद रखना, देव उठी एकादशी को बोल रहा हूं, देवगढ़ में बोल रहा हूं, इस बार तो छोड़ दीजिए। अब राजस्थान में कभी भी गहलोत सरकार की वापसी नहीं होगी। नरेंद्र मोदी आज की तारीख में हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसे नेता हैं जिनकी शक्ल देख करके लोग वोट देते हैं। उत्तर भारत में खास तौर पर उनकी लोकप्रियता चरम पर है। राजस्थान के परिणामों की बात ही नहीं करें, आप मध्य प्रदेश और साथ में जो छत्तीसगढ़ के परिणाम भी आए हैं, वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को देख करके ही एक बम्पर जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली है। शायद इतनी बड़ी जीत की उम्मीद भारतीय जनता पार्टी को भी नहीं थी। शायद बीजेपी को राजस्थान की जनता का मूड पता चल गया था और दिग्गजों की रैलियों ने तो इतिहास रच दिया। पीएम मोदी ने खुद करीब 12 रैलियां और 2 रोड शो किए थे। अमित शाह ने 22 रैलियां और 1 रोड शो किया था। तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 18 रैलियां की। वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने 15 रैलियां कर कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया था। तो वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी 7 रैलियां कर बीजेपी के पक्ष में माहौल तैयार किया था। फिलहाल बीजेपी ने राजस्थान की सत्ता के सिंहासन पर कब्जा कर लिया और जल्द ही शपथ ग्रहण कर सरकार का गठन किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार आपको